प्रीवियस क्लास में हम लोग फोर्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस देख चुके हैं, है ना। अगर हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी में क्या कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट कर सकता है, या तो उस बॉडी में रोटेशन ला सकता है, और या नहीं तो उस बॉडी के शेप्स एंड साइज को चेंज कर सकता है ना। जैसे अगर हमने इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किया है तो क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो कि दोनों तरफ इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसमें ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकता है ना। ये बॉडी आगे या इस तरफ कभी भी मूव नहीं करेगा, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। रोटेशन भी क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम एक्सिस से पास कर रहा है ना। तो ये दोनों पार्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं कि कैसे रोटेशन क्रिएट होता है और कैसे ट्रांसलेशन क्रिएट होता है। हमें अब इस चीज को समझना है कि शेप्स एंड साइज में वो किस तरीके से चेंजेस लेके आता है ना। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये बॉडी है इस पे हमने दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस अप्लाई किए, है ना। तो इक्वल फोर्सेस अप्लाई करने से क्या होता है ना। तो अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स का एक शेप फिक्स होता है ना। अगर हम कोई एक बॉडी क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये शेप इसका कभी भी चेंज नहीं होता है ना। और इसलिए हमने रिजिड बॉडी का डेफिनेशन देखा था रोटेशन में कि बॉडी को हम रिजिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी दो पॉइंट का लोकेशन चेंजेस नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एक बॉडी कुछ ना कुछ अपना शेप एंड साइज चेंज हो जाता है अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो। ये चीज हमने पहले पार्ट में इग्नोर किया था, है ना। वहां पे हमने एज्यूम करके चल रहे थे कि इसमें चेंजेस नहीं होता है। तो अगर चेंजेस नहीं होता है तो उसको हम परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन परफेक्टली रिजिड बॉडी कभी भी पॉसिबल नहीं होता है ना। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता है ना। वो उसके काफी पास हो सकता है लेकिन वो कभी भी रिजिड नहीं बन पाएगा। तो अगर हम इसमें क्या होगा कि बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, और ये काफी पास पास एक दूसरे के होगा। तो ये पास पास होने से क्या होता है कि ये सबके बीच में कुछ फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, है ना, और ये सब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और इस तरीके से ये आपस में बाउंड होते हैं कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है ना। सारे फोर्सेस अपने आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए ये शेप फिक्स हो जाता है और ये शेप कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हमारा मेन एम है ये पढ़ना कि इलास्टिक बॉडी क्या होता है ना। और हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसको या तो स्ट्रेच करता है या कंप्रेस करता है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस बॉडी में क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करना चाहेगा। लेकिन इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम्स होते हैं वो उनके बीच में आपस में कोई फोर्स काम कर रहा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसको फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है कि नहीं। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी regains its shape and size when deforming force is removed, है ना। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना है कि बॉडी अपने साइज को रीगेन करने का क्या मतलब होता है ना, और ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ना। तो अगर हम किसी भी बॉडी में कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तीन चीजें हो सकता है। अभी हम इस दोनों चीजों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने फोर्स को इस तरीके से अप्लाई किया है कि ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड केस पॉसिबल है, उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा। लेकिन शेप एंड साइज में चेंज होता है, लेकिन फिर से क्या होता है
कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में फिर से उसको अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है, और वही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक सॉलिड का कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है ना। इलास्टिसिटी मतलब समझ में आ रहा है हमें अब, कि कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल शेप एंड साइज में हमेशा आने की कोशिश करता रहता है ना। तो ये इलास्टिसिटी जनरेट कैसे होता है ना। तो अगर इसके लिए हम एक एटम्स देखते हैं कि ये एक एटम है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये बाहर में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रोटॉन है। वैसे ही एक दूसरा पार्टिकल होगा और उसके अंदर भी सेम चीज होगा। तो अगर ये दोनों पास पास हैं तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसका पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमें 4 टाइप के फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। 2 रिपल्सिव है और 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस है। क्लियर है? तो अगर हम इसको एक मॉलिक्यूल्स का अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे क्रिएट होता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये a⁻⁻⁻ ये इस फॉर्मेट का होता है ना। कैसे आता है ये हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट हमेशा इसी न किसी फॉर्मेट का होगा, है ना। और इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये कैसा कुछ बनता है, ये इस टाइप का कुछ शेप बनता है ना। तो हमने बहुत सारे इक्विलिब्रियम पढ़े थे, है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये उसी टाइप का कुछ कर्व है। अब इस शेप में अगर हम देखते हैं तो ये इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लेट्स से इसको R0 बोल रहे हैं, है ना। तो अब देखो फोर्स क्या होता है? -du/dr, है ना। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप लोग कर चुके हो कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ वहां से फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला डाल के फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है तो यहाँ पे du/dr की वैल्यू कितनी होगी? 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे du/dr क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है, और यहाँ पे स्लोप कितना है? 0। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर ये फोर्स 0 हो जाता है तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है? इक्विलिब्रियम का, है ना। तो जिस पॉइंट पे भी फोर्स 0 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। अब इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या हो गया? अगर हम इसी का फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करें, है ना, तो फोर्स क्या होगा? यहां से आगे इस तरीके से मूव कर देगा और ये ऐसे कुछ क्रॉस करता है ना। तो अब देखो ये फोर्स का आर के साथ कर्व है। तो अब अगर हम इस R0 से थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? रिपल्सन। तो इस वाले पार्ट में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। और ये वाला फोर्स क्या है? नेगेटिव है। तो इस पार्ट में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा होगा, और उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। ग्रेविटेशन में जो हमने पढ़ा था वो अट्रैक्टिव फोर्स था, क्योंकि वहां पे फोर्स हमेशा क्या होता है? नेगेटिव के टर्म में होता है ना। तो जब भी नेगेटिव टर्म आएगा इसका मतलब हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अब क्या हो रहा होगा कि जैसे ये 2 एटम्स हैं, इस दोनों एटम्स के बीच में अगर हम
ये दोनों एटम मान लो एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे है ना, तो पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स और एट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे से कभी भी ना तो दूर जाना चाह रहा होगा, ना ही पास आना चाह रहा होगा, है ना। तो ये इस फिक्स पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस को कम कर दें या इन दोनों एटम्स को अगर पास लाने की कोशिश करें, तो जब पास लाएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नोट से कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर नोट है, तो यहां से जब इसको हम पास लाएंगे तो आर की वैल्यू आर नोट से कम हो जाएगी। आर नोट से कम होगा तो कौन सा फोर्स काम करना स्टार्ट होगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो अगर हम रिपल्सिव फोर्स काम करने लगे तो फिर क्या होगा, तो अगर रिपल्सिव फोर्स काम करने लगे तो अगर हम इसको इस तरफ लाने का ट्राई करेंगे तो ये दोनों फोर्स रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इसको इस दोनों एटम को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वापस से फिर धकेलना स्टार्ट करेगा, है ना। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इधर से डिस्प्लेस करते हैं तो ये फोर्स एक्टिव हो जाता है ना। और ये फोर्स अगर एक्टिव हो जाता है इसका मतलब ये फिर से इसको वापस दूसरे डायरेक्शन में धकेलेगा। अगर हम इन दोनों पार्टिकल को दूर की तरफ ले जाते हैं तो आर नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना। आर नॉट से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी तो एट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। और जैसे ही एट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा तो ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों जो भी एटम्स हैं, ये दोनों फिर एक दूसरे के पास आना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बॉडी को थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते हैं, है ना, तो अगर हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच करने पे क्या होगा, उसके जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इंक्रीजेज। और जैसे ही एटम्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सा फोर्स काम करना स्टार्ट हो जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स, है ना। तो एट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है। और एट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो फिर क्या होगा, ये इसको वापस से फिर से इक्विलिब्रियम पे लाने का ट्राई करेगा, है ना। तो ये एट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, फोर्स ट्राई टू रीगेन इट्स शेप। और किसके कारण, ड्यू टू एट्रैक्शन। ये चीज समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर हम बॉडी को कंप्रेस करते हैं, है ना, तो जब बॉडी कंप्रेस हो रहा होगा तो बॉडी के कंप्रेस होने पे फिर क्या होगा, एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एटम डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और जैसे ही डिक्रीज कर जाएगा तो कौन सा फोर्स काम करना स्टार्ट कर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। और ये फोर्स क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है ना। तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू एट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाती है ना। तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है तो फिर क्या होता है, उसके बाद फोर्स फिर से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का ट्राई करेगा, है ना। तो फोर्स फिर से क्या करता है, फोर्स ट्राई टू पुश इट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना। तो ये दो फेनोमेनन एक साथ हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के अप्लाई करने पे क्या होता है ना, जैसे ही हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के साथ ही या तो एट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा या फिर रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। और दोनों ही केसेस में फिर से क्या होगा, दोनों ही केसेस में क्या होता है कि वो बॉडी उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का ट्राई करता है। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का मतलब होता है कि वो उसके फिर से जो पहले वाला शेप था वो उसको उसी में लाने की कोशिश करता है ना। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड है ना, इसी को बोलते हैं
एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स ट्राई टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, है ना। और यही फोर्स क्या करता है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स उसको क्या कर रहा है, वापस से फिर से उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है ना। और यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, और यही जो भी एक्शन होता है ये एक्शन क्या क्रिएट करता है, दिस इज कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी जनरेट होने का मतलब यही होता है कि जब भी हम किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर के जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट होता है, और उसके डोमिनेट होने के साथ ही एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है ना। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स उसको फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की ट्राई करेगा। तो यही चीज हमने अभी देखा था कि जब भी हम किसी बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं ये इसको फिर से वापस अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे फोर्स इसको फिर से वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, है ना। और यही फोर्स क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या हम रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हैं, नहीं करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स खुद ब खुद एटम्स के अंदर या बॉडी के अंदर जनरेट होता है, किसके कारण, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण। और ये रीस्टोरिंग फोर्स उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है ना। तो ये सारे फोर्सेस काम करते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के अलावा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होता है ना। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स से ये फोर्स काफी कम होता है ना। तो अगर हम इसको फोर्स ऑफ इंटर एटॉमिक बोले और ये फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूल बोले, है ना, तो इस दोनों में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन ये फोर्स भी इस रीस्टोरिंग फोर्स में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देता है ना। तो अभी के लिए बस हम ये समझ लेते हैं कि कुछ भी चीजें होती है तो वो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ना। तो यही चीजें इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा वो फोर्स क्या करेगा, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की ट्राई करेगा। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। तो हर एक बॉडी में ये प्रॉपर्टी काम कर रहा होता है, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी। तो कोई भी बॉडी जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली, है ना। तो ये मेनली जो होता है वो जो बॉडी होता है उसका स्टेट्स क्या होता है ना। तो जैसे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है ना। तो जब आर की वैल्यू आर नॉट के इक्वल होती है, फिक्स होती है, तो इस पोजीशन पे ये क्या करता है, एक बॉडी में, बॉडी का नेचर क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ना। और वैसे ही अगर आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा हो जाए तो ये क्या क्रिएट कर देगा, बॉडी को लिक्विड में ट्रांसफर कर देता है। और यही आर की वैल्यू आर नॉट से बहुत ज्यादा हो जाती है तो यही जो बॉडी होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, गैस में ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये एक बेसिक मतलब होता है कि इलास्टिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है और क्या उसके पीछे रीजन होता है। तो हमें यहाँ पे बस दो चीजें ध्यान देनी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, और जो ये फोर्स हमने अप्लाई किया ये इसमें चेंजेस किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम
एक दो डेफिनेशन यूज करते हैं, है ना, वो दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है ये फोर्स एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, तो जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स उसके शेप्स एंड साइज में क्या करता है, चेंजेस करता है ना। तो यहां पे हम उसी चेंजेस को दो पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। एक होता है स्ट्रेस, है ना, और स्ट्रेस को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो ये स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है। तो अगर हम किसी बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, बॉडी में एक स्ट्रेन डेवलप होता है ना। और उसी स्ट्रेन के कारण उस स्ट्रेन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के, रीस्टोरिंग, ये फोर्स के कारण रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और यही रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करता है ना। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसमें स्ट्रेस डेवलप करता है। अब ये स्ट्रेस दो तीन टाइप के होते हैं, उसको हम समझते हैं। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया F, और यहाँ पे भी हमने एक फोर्स अप्लाई किया F। अब इसमें कोई भी ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो ये इस बॉडी में क्या करेगा, एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन ये ले लिया। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, है ना। तो उसको हम F R से डिनोट कर रहे हैं और इसके इस फोर्स के कारण भी इस तरफ क्या डेवलप होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, है कि नहीं। और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या सिर्फ यहीं पे डेवलप होगा, नहीं, ये रीस्टोरिंग फोर्स हर एक क्रॉस सेक्शन में डेवलप होगा। तो कहीं भी तुम ये क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो ये इसको क्या करेगा, ये चीज इसमें डेवलप होना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। और अगर हम इस बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात बोले तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, है ना। अब देखो इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है ये फोर्स हमने इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डेवलप किया है ना। और इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हमने अप्लाई किया है। तो ये परपेंडिकुलर सरफेस के कारण ही अंदर में भी स्ट्रेस जो होगा वो किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही आएगा, है ना। तो अगर हम, क्योंकि हमने फोर्स को नॉर्मली अप्लाई किया है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। डेफिनेशन समझ में आ रहा है ना। तो डेफिनेशन में ये चीज हमें ध्यान देना है कि ये जो सिग्मा होता है ये सिग्मा किसके इक्वल होता है, F रीस्टोरिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हम इस एरिया को A एज्यूम कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, A के। और यही क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, F के इक्वल होता है, तो इसको हम F बाई A भी लिख सकते हैं। तो ये F बाई A कब होता है, एट इक्विलिब्रियम और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, इसलिए हम सिग्मा को डायरेक्टली F बाई A लिखते हैं, है ना। तो यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है
कि ये F जो हमने अप्लाई किया है ये वही होगा। यहाँ पे बाई चांस ये चीज रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली F बाई ए लिख पा रहे हैं। और ये F बाई ए कहाँ होता है? सिर्फ अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। क्लियर है? वैसे ही अगर हम किसी भी बॉडी में, मान लो हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, एक इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं। अभी हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था, अब हम इसी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस दो टाइप के हैं हमारे पास। एक स्ट्रेस है ये वाला जिसमें हमने नॉर्मली अप्लाई किया था, है ना, और एक फोर्स है हमारे पास ये वाला फोर्स F, है ना, और ये भी इस तरफ से भी हम F लगाएंगे ताकि बॉडी में कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो। तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा तो ये इसको क्या करेगा, फिर से इसके शेप में चेंज कर देता है ना। तो ये शेप में चेंज किस टाइप से होगा? इस टाइप से, है ना। आप अपने बुक को देखा होगा, अगर हमारे पास कोई बुक होती है और उसको हम साइड से प्रेस करते हैं इस तरीके से, है ना, तो पेजेस वगैरह कुछ आगे निकल आता है ना। और इसको जब हम फोर्स हटा देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम फिर से, क्योंकि ये स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का डेफिनेशन यहाँ पे कितना होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। फिर से सिग्मा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिग्मा F बाई, फिर से हम ए लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे ए कौन सा ए लेंगे, ये वाला ए जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वाला हमारा एरिया है, ठीक है। उस वाले में परपेंडिकुलर एरिया था, इस वाले में ये वाला एरिया, और ये भी सिर्फ कहाँ पे होगा, अंडर इक्विलिब्रियम, है ना। अब ये बताओ कि क्या शियर फोर्स इसके वॉल्यूम में कोई चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि देखो इस बॉडी का वॉल्यूम वही है, बस इसका शेप चेंज हुआ है। तो शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस क्या करता है, सिर्फ शियर स्ट्रेस चेंजेस दी शेप, है ना, ये सिर्फ शेप में चेंज करता है। जबकि जो नॉर्मल स्ट्रेस था, वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या करता है, नॉर्मल स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम ऑल्सो, है ना। तो वो शेप में भी चेंज कर सकता है और वॉल्यूम में भी चेंज करता है। लेकिन शियर स्ट्रेस सिर्फ कहां पे चेंज करता है, सिर्फ उसके शेप में चेंज करता है ना। तो ये दो डेफिनेशन है। यहाँ पे हम ये एरिया, ये वाला एरिया ले रहे हैं, इसको हम एरिया ए बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड टाइप का होता है, इसी शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको टेंजेंट के थ्रू लगा रहे हैं, है ना। तो बस नेम डिफरेंट है ना। और ये फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू दी सरफेस। तो हम पहले वाले में क्योंकि नॉर्मली अप्लाई कर रहे थे इसलिए उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं, ये पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे ही इस तरीके का सोचो कि अगर हमारे पास ये एक कोई वॉल्यूम है, ठीक है, और इस पे हम अभी भी हम फोर्स को नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो अभी भी हम फोर्स को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। तो जब नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। तो जब ये कंप्रेस्ड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो यहां पे भी अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो
स्ट्रेस अभी भी क्या होगा, ये सारे फोर्स मिलके कैपिटल एफ है ना, तो ये पूरा फोर्स मिलके कैपिटल एफ है, तो ये स्मॉल एक छोटा सा पार्ट अगर फोर्स का लेते हैं तो ये डीएफ होगा, है ना। और यहाँ पे हमें एक एरिया चूज करना पड़ेगा जहां पे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकें, तो ये इस एरिया को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, डी ए एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी एफ बाई डी ए, क्योंकि ये चेंजेस वॉल्यूम में हो रहा है, तो वॉल्यूम में हम फोर्स डी एफ बाई डी ए को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, है ना। याद होगा आपको, लोअर क्लासेस में ये चीज पढ़ चुके हो कि एफ बाई ए किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। तो ये सिग्मा किसके इक्वल होता है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम में चेंज कर रहा है ना। तो एक फोर्स क्या कर रहा है एक्चुअली में, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, डिपेंड करता है कि फोर्स आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक बॉडी में टेंजेंशियली लगा रहे हो तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, नॉर्मली लगा रहे हो तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। एक वॉल्यूम में ये चेंज देख रहे हो तो वॉल्यूम के चेंज के कारण वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। और ये सब कुछ किसके अंडर में होता है, ये सब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है ना, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये चीजें एप्लीकेबल होती है, क्लियर है। वैसे ही स्ट्रेस के अलावा और क्या चेंज होता है, और क्या चीजें डेवलप होती है, एक स्ट्रेन डेवलप होता है, और स्ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, है ना। और ये स्ट्रेन एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डिफॉर्मेशन। तो उस बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है ये उस चीज को स्ट्रेन मेजर करता है ना। और स्ट्रेन का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन, डिपेंड करता है कि आप डायमेंशन किस तरीके से ले रहे हो, है ना। अगर आप लेंथ ले रहे हो या एरिया ले रहे हो या वॉल्यूम ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो उसके ये एक्चुअली में क्या है, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना। चेंज कितना हुआ उसको हमने टोटल उसके डायमेंशन से डिफाइन किया हुआ है ना। तो अब अभी जो हमने 3 केसेस पढ़ा है उन्हीं 3 केसेस में फिर से हम देखते हैं कि स्ट्रेन कैसे कैसे डेवलप होता है। तो पहला वाला कौन सा था, नॉर्मल केस, जहां पे हमने फोर्स को नॉर्मली अप्लाई किया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल केस भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इस पे एक फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई किया है ना, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके लेंथ में चेंज होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके लेंथ में टोटल चेंजेस ये कितने का है, डेल्टा, इसको डेल्टा एल मान लेते हैं। इसका ओरिजिनल लेंथ अगर हम स्मॉल एल लेते हैं, है ना, तो एप्सिलॉन की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, डेल्टा चेंज इन डायमेंशन। तो यहाँ पे हम डायमेंशन क्या ले रहे हैं, लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल का, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल के केस में हमारे पास ये इस टाइप का स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। वैसे ही इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं, है ना, तो इसको आप नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हो। स्ट्रेस के केस में सिग्मा बाई एफ बाई ए होता है, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस है, अगर हम सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया इस तरफ से, तो यहाँ पे जो इसमें चेंजेज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से चेंजेज इसमें आए, और ये कितना शिफ्ट कर गया, x डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, और ये हाइट अगर हम y एज्यूम कर लेते हैं, है ना, तो हम ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा, है ना। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेन कैलकुलेट करना होगा, तो स्ट्रेन हम क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन, तो डायमेंशन में चेंज कितना हुआ है, पहले ये y लेंथ पे था, अब ये x शिफ्ट कर गया है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, x बाई y, है ना, तो ये x बाई y हो गया, और x बाई y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल, है ना, और इसी को हम x बाई y बाई थीटा भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्मॉल, अगर चेंजेस काफी छोटा हो, है ना, तो tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, याद होगा आपको, तो फॉर स्मॉल चेंज स्ट्रेन, हम शेयरिंग स्ट्रेन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम थर्ड केसेस में आते हैं, जहां पे हमने वॉल्यूम में देखा था, है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, फिर से हमारे पास ये मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v था, और जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, है ना, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका वॉल्यूम में चेंजेस कितना हो रहा है, डेल्टा v का चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा v बाई v, है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसी टाइप से हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा अभी, है ना। तो अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेन और एक स्ट्रेस भी डेवलप होता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इस स्ट्रेन और स्ट्रेस में आपस में रिलेशन किस टाइप्स का होता है, और इलास्टिसिटी को हम और कितने अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक है या नहीं है, और कितना इलास्टिक है, ये चीज हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हुक्स लॉ किस तरीके से डिफाइन होता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन किस टाइप्स का होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, बाय।